हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की। यानी कि आज की क्लास में हम पुराने पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें से आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं। यानी कि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। भले आप इसको गेस पेपर कहें या फिर आप इसको ओल्ड पेपर कहें, यानी कि क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और इस क्लास में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको जरूर याद करने हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को अपने साथियों के साथ से जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जिनमें से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो उनकी हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईओटी। तो ये क्या होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि जो जितने भी जो उपकरण होते हैं, उनको जो इंटरनेट से जोड़ने का जो काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि जो उपकरण होते हैं वो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यानी कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न उपकरण इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं और डेटा का क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि एक्सचेंज होते रहते हैं, डेटा जो होता है वो। और ये स्वचालन तथा रिमोट मॉनिटरिंग को संभव बनाता है। यानी कि ये स्वचालन जो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन को भी, और जो रिमोट मॉनिटरिंग होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो रिमोट से जो संचालन किए जाते हैं, उन सभी को कौन संभव करता है, वो करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा आता है आपके स्मृति सहायक। स्मृति सहायक क्या होते हैं कि बहुत से ऐसे जो निर्देश होते हैं, ऐसे संकेत होते हैं या शब्द होते हैं, जो किसी भी निर्देश या उपयोगी जो निर्देश होते हैं उनको याद रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो प्लस का होता है, जैसे हम एड हो गया, सब हो गया, मूव हो गया, ये सब क्या है कि इसके उदाहरण होते हैं। जैसे कि ये जो चिन्ह होते हैं ना, ऐसे हो गया, ये सब जोड़ बाकी वाले जो चिन्ह होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्मृति सहायक हम इसको कहते हैं। फिर आपके आता है सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो उपयोगकर्ता और जो हार्डवेयर को होता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर जो होता है, उसके बीच में जो काम करता है, उसके बीच का कार्य करने वाला, यानी कि उन दोनों के बीच संपर्क बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इसको कहते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रमुख उदाहरण होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका बड़ा क्वेश्चन आपके आएगा, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच काम करता है, जिसका एग्जाम्पल आपकी सीधा सीधा दिया गया है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कह सकते हैं। फिर आता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि कंप्यूटर की सबसे निम्न स्तर की जो भाषा होती है, जैसे कि जो 0 या 1 में लिखी जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज या मशीन की भाषा में इसको कहते हैं। और इसे सीपीयू सीधे समझ सकता है। यानी कि जो सीपीयू की समझ में आने वाली जो निम्न स्तर की जो भाषा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज हम इसको कहते हैं। फिर आपके आता है WAN, जिसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसका क्या काम होता है कि ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र से को जोड़ता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो ऐसा नेटवर्क है जो सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे कि बात करेंगे जो इंटरनेट होता है, वो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क हम इसको कहते हैं। फिर आपके आता है VLSI सर्किट। ये क्या होता है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या करता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जैसे लाखों ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगाए जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक ही चिप पर लगाए जाते हैं, बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको। फिर आता है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये क्या होता है कि
जो इंटरनेट पर उपलब्ध जो वेब पेज होते हैं या जो वेबसाइटों का एक समूह होता है, एक संग्रह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यदि आपने पहले मेरी क्लासेस सारी ली है तो आपको मैंने सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, नोट्स भी अच्छे से यदि आपने बनाए तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सब क्या है कि वेब ब्राउज़र द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। फिर आपके आता है वेरिफिकेशन और मानकीकरण, यानी कि ये क्या वैलिडेशन होता है, ये क्या होता है कि मा वेरिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी जो जैसे कि आपके बात करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको वेरीफाई किया जाता है, यानी कि ये सही है या नहीं है, इसको सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, तो उसको क्या है वेरीफाई किया जाता है। तो यही होता है वेरिफिकेशन, ये कि जाँचता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, तो उसकी जाँच करने को हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। और इसी के साथ आता है वैलिडेशन, क्या होता है कि ये जाँचता है कि जो सॉफ्टवेयर है, वो उपयोगकर्ता की आवश्यकता पूरी करता है या नहीं करता है। यानी कि जो हम उपयोगकर्ता होते हैं, जो कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें कौन बताता है कि जो सॉफ्टवेयर हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जाँच कौन करता है, मानकीकरण या जिसे हम वैलिडेशन कहते हैं, ये इसकी जाँच करता है। फिर आपका आता है डीबीएमएस ओ की स्कीमा, यानी स्कीमा क्या होती है कि जो डेटाबेस की संरचना या डिजाइन को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि टेबल, फील्ड तथा उनके संबंध शामिल होते हैं। फिर आपके आता है बिग डेटा की 5 वी, यानी कि 5 वी का मतलब यहाँ पर होता है 5 उसकी जो विशेषताएँ होती है वो कौन-कौन सी होती है? तो वो 5 विशेषताएँ होती है, वॉल्यूम हो गई, वेलोसिटी हो गई, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू जो होती है वो सब किसकी वैराइटी सॉरी किसकी विशेषताएँ होती है, वो होती है जो बिग डेटा होता है उसकी 5 विशेषताएँ होती है, जिसमें ये डेटा की मात्रा, गति, प्रकार, विश्वसनीयता और उपयोगिता को दर्शाता है। कौन? जो ये 5 विशेषताएँ मैंने यहाँ पे नाम बताए, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। बड़ा क्वेश्चन भी आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि बिग डेटा की 5 विशेषताओं का वर्णन करें या उसके बारे में समझाएँ। तो बड़ा क्वेश्चन भी आपसे आपके पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको केवल इसके नाम लिखने हैं। नाम क्या है कि एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू जो होती है ये किसकी विशेषताएँ हैं? ये है बिग डेटा की विशेषताएँ हैं। फिर आपके आता है नेटवर्क ऑफ हब डिवाइस, ये क्या होता है कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। यानी हब क्या होता है कि जो कंप्यूटर जैसे कि 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है? हब करता है। ये प्राप्त डेटा को सभी पोर्टल्स तक भेज भेज देता है या भेजने का काम करता है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे छोटे-छोटे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं। फिर आपके जो दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर आपको 6 से 8 लाइन में लिखने होते हैं और जो कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग-अलग भी पैटर्न हो सकता है। इसकी हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाइए, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है कि जो इनपुट क्या काम होता है, इनपुट, आउटपुट या मेमोरी हो गई, सीपीयू होता है, इन सब के काम इनके बारे में आपको इसमें बताना है। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम मुख्यतः इनपुट यूनिट हो गया, सीपीयू, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट से मिलकर बना होता है। यानी कि 4 यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है, यानी कि 4 इसकी यूनिट होती है। पहली इनपुट, सीपीयू जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है, मेमोरी जहाँ पे जो डेटा वगैरह जो होते हैं उनको संग्रहित किया जाता है, आउटपुट क्या होता है कि जहाँ पे जो जो भी प्रोसेसिंग किया हुआ जो डेटा होता है वो वापस उपयोगकर्ता को दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है कि जो उपयोगकर्ता से डेटा या निर्देश प्राप्त करता है। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डेटा को प्रोसेस करता है और इससे इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो उसका आपके आंसर क्या रहने वाला है, सीपीयू आपके आंसर रहने वाला है। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि डेटा को संग्रहित करता है, निर्देश जो होते हैं उनको संग्रहित करता है। आउटपुट क्या करता है कि प्रोसेसिंग किए गए परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, यानी कि जो उपयोगकर्ता होता है जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हो उन तक वापस जो डेटा पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट हम इसको कहते हैं। ये इसका हो गया डायग्राम, यानी कि आउट इनपुट होता है सबसे पहले, वो इनपुट में जो डेटा इनपुट करवाया जाता है वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है,
वहां से फिर वापस वो मेमोरी में जाता है, वहां पे संग्रहित होता है और मेमोरी से वापस वो आउटपुट यूनिट के माध्यम से उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। सीपीयू के भाग आपसे पूछे जा सकते हैं, दो प्रकार के होता है सीपीयू। एक होता है एएलयू, जिसमें गणितीय या जो तार्किक गणनाएं जो होती है वो होती है, और दूसरा होता है सीयू, जो कि इसको जो मतलब कंट्रोल यूनिट है, यानी कि जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग करने की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आता है शेड्यूल। से आप क्या समझते हैं? मेमोरी और सीपीयू को शेड्यूल द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए। तो शेड्यूल क्या होता है कि एक क्रम बनाया जाता है, यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी आप जैसे पढ़ने का शेड्यूल तैयार करते हो, तो उसी प्रकार इसमें भी शेड्यूल किया तैयार किया जाता है कि मेमोरी द्वारा कि पहले कौन सा डेटा, मतलब जो डेटा होता है वो पहले कौन सा संग्रहित होगा, या कौन सा डेटा का पहले कौन सा प्रोसेसिंग किया जाएगा, ये सब क्या है कि एक शेड्यूल में चलता है। तो शेड्यूल वह प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न कार्यों को सीपीयू समय पर आवंटित करता है, यानी कि सीपीयू समय पर आवंटित करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि सीपीयू का अधिक उपयोग करना है। और सीपीयू शेड्यूलिंग ये निर्धारित करती है कि कौन सी प्रक्रिया पहले चलेगी, कौन सी प्रक्रिया बाद में चलेगी। यानी कि शेड्यूल जैसे आपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी शेड्यूल चलता है कि कौन सी जो डेटा है उसका पहले प्रोसेसिंग होगा, कौन से डेटा का बाद में प्रोसेसिंग होगा, ये सब इसमें कंप्यूटर में शेड्यूल द्वारा निश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। मेमोरी शेड्यूल उपलब्ध उपलब्ध मेमोरी का उचित वितरण सुनिश्चित करती है। इसमें सिस्टम की कार्य क्षमता और प्रतिक्रिया जो होती है वो बेहतर हो जाती है। फिर आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कंपाइलर और असेंबलर में अंतर बताने हैं आपको, और ये भी बताएं कि किस भाषा का समर्थन करते हैं और कैसे। मतलब इसमें आपको बताना है कि कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर जो होता है वो क्या होता है। तो कंपाइलर एक हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, को मशीनी भाषा में बदलता है, यानी कि जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसको मशीनी भाषा में बदलने को क्या कहते हैं? आप कंपाइलर कहते हैं। जबकि जो असेंबलर जो भाषा होती है, असेंबली जो भाषा होती है, उसको मशीनी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असेंबलर हम इसको कहते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है, यानी कि जितना जो पूरा पैराग्राफ होता है, जितना जो पूरा प्रोग्राम होता है, उसको एक साथ मशीनी भाषा में बदलने का काम तो कौन करता है? कंपाइलर करता है। जबकि जो असेंबलर होता है, जो मनोमोनिक निर्देश जो होते हैं, स्मृति सहायक जो निर्देश होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, जो कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इन निर्देशों को मशीनी कोड में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? असेंबलर ही करता है, या असेंबलर करता है। और पूरे प्रोग्राम को अनुवाद करने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। उदाहरण की यदि हम बात करें कंपाइलर की, तो सी हो गया, जावा हो गया, या हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जबकि जो असेंबलर होता है उसको केवल उपयोग जो किया जाता है वो असेंबली लैंग्वेज, यानी कि जो स्मृति सहायक जो निर्देश होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए इसके अंतर, यानी डिफरेंस। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेटवर्क टोपोलॉजी को उनके चित्रात्मक निरूपण सहित समझाना। यानी कि इसमें क्या है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या है कि जो नेटवर्क में कंप्यूटर के आपसी जुड़ाव की संरचना को बताना है, यानी कि कंप्यूटर जो होते हैं वो नेटवर्क में आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, ये सब आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, सभी जो कंप्यूटर होते हैं वो एक केबल से जुड़े होते हैं, यानी कि सभी कंप्यूटर एक मुख्य केबल से जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, ये पहला पीसी हो गया, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है कि एक केबल से आपस में जुड़े होते हैं। फिर आपके आता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो हमने पहले चर्चा की थी, हब। हब क्या होता है कि जो सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ये हो गया आपके बीच में हब, और इसके चारों तरफ क्या है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में यहाँ पे इससे जुड़े हैं। फिर आता है आपके रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर जो होता है वो दो अन्य कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। जैसे कि ये जो पीसी है आपके, ये इस पीसी से और इस पीसी से दोनों से जुड़ा हुआ है, जबकि ये भी दो पीसी से जुड़ा हुआ है। फिर आपके आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक नोड जो होता है वो अन्य नोड से जुड़ा रहता है, यानी कि ये हो गया आपके नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि पीसी टोपोलॉजी हो गया कि पीसी जो होते हैं उसके टोपोलॉजी के टाइप हो गए। चार टाइप यहाँ पे हमने देखे, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में आपको अंतर बताना है, और कृषि से संबंधित आपको इसके उपयुक्त उदाहरण भी आपको इसमें बताने हैं। तो एल्गोरिथम की बात करते हैं, ये क्या करता है कि एक लिखित रूप में आपको जितने भी जो चरणबद्ध जो निर्देश होते हैं उसका एक समूह होता है किसी समस्या के
समाधान हेतु चरणबद्ध निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, जिसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इनकी जितने भी मतलब जो समस्याओं का जो समाधान होता है, उसके लिए जो लिखित में जो चरणबद्ध जो समूह लिखा जाता है या जो निर्देश लिखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और इसको थोड़ा समझना क्या होता है कि कठिन होता है, जबकि जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है कि एक चित्रात्मक प्रदर्शन होता है, यानी कि इसमें क्या है कि एक चार्ट बनाकर समझाया जाता है, जिसको समझना बहुत आसान होता है। और ये चित्रात्मक यानी कि चित्र के रूप में आपको समझाया जाता है, जिसके कारण इसको समझना थोड़ा क्या है, किसकी तुलना में, एल्गोरिथम की तुलना में इसको जो फ्लो चार्ट होता है उसको समझना थोड़ा आसान होता है। कृषि उदाहरण की यदि हम बात करें कि उर्वरक मात्रा की गणना करना, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अनुवांशिक अनुशंसित मात्रा ज्ञात करना और कुल आवश्यकता इसमें निकाली जाती है, यानी कि ये सब इसके उदाहरण हो गए। यहाँ पे आपको बीच में कॉमा लगा लेनी है, तो ये सब क्या है कि इसके उदाहरण होते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीबीएमएस क्या है, और डेयरी फार्म में इस प्रणाली के लिए आवश्यक फील्ड टेबल और क्यूरी के बारे में चर्चा आपको इसमें करनी है। तो डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित तथा प्रबंधित करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि डीबीएमएस क्या होता है कि जो डेटा को संग्रहित करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें व्यवस्थित और संग्रहित और सुरक्षित डेटा को रखा जाता है। डेयरी फार्म टेबल्स क्या होते हैं, यानी कि इसमें एनिमल टेबल आती है, यानी कि एनिमल कितने हैं, कितना उसको दाना दिया गया है। फील्ड प्रोडक्शन टेबल आती है इसमें, हेल्थ रिकॉर्ड टेबल आती है इसमें, यानी कि इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है उसको एक टेबल के माध्यम से समझाया जाता है। फील्ड्स में क्या आता है कि एनिमल की आईडी होगी, ब्रीड यानी नस्लें होगी, उनकी आयु कितनी है, मिल्क उपज कितनी है, वैक्सीनेशन की डेट कितनी है, ये सब किसमें आदि फील्ड हो सकते हैं। फिर आता है क्यूरीज, क्यूरीज में क्या आता है, प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है, टीकाकरण रिकॉर्ड हो गया, पशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ये सब किसमें प्राप्त किया जाता है, क्यूरीज में प्राप्त किया जाता है। फिर आपके आते हैं बड़े क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको लिखने होते हैं 1 से 1.5 पेज में। ये लगभग सभी में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, कुछ में 2 क्वेश्चन करने होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 1 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कृषि को स्वचालित कैसे बनाता है, पशुधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता से समझाइए, यानी कि इसमें आपको आईओटी जो होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, उसके बारे में आपको इसमें समझाना है। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न उपकरणों को इंटरनेट से जोड़े रखती है, डेटा भेजता है और प्राप्त करता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कई कार्य स्वचालित यानी कि उनको ऑटोमेटेड करने में सहायता मिलती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि पशुओं पर सेंसर लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो स्वास्थ्य कैसा है, शरीर का तापमान कितना है और इसी के साथ उनकी गतिविधि की जो जानकारी होती है, वो पशु के ऊपर सेंसर लगाने से हमें प्राप्त हो जाती है। ये जानकारी क्या करती है, इंटरनेट के माध्यम से किसान के मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचाती है, यानी कि जो भी जानकारी होती है, जैसे कि जो पशु होता है उसके टेम्परेचर यानी तापमान, शरीर के तापमान में कुछ बदलाव हो रहा है, तो वो तुरंत सेंसर के माध्यम से जो जानकारी होती है वो या तो जो किसान होता है उसके मोबाइल ऐप में जाएगी, या जो कंप्यूटर होता है उसमें ये सूचना मिल जाती है। यदि कोई पशु बीमार है तो तुरंत सूचना मिल जाती है, या इसमें समय, श्रम तथा लागत जो होती है उसकी जो बचत होती है। दूध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो ये होता है कि एनिमल पर जो सेंसर लगाए जाते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा जाता है। क्लाउड स्टोरेज यानी कि जो भी जानकारी होती है उसको स्टोरेज किया जाता है, वो या तो मोबाइल ऐप में या किसान तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, वो पशुपालन को अधिक स्मार्ट, सटीक और लाभदायक बनाता है। यानी कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो फार्मिंग को, लाइव स्टॉक फार्मिंग को क्या करता है, स्मार्ट, एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल इसको बनाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एआई खेत एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपज पूर्वानुमान में कैसे योगदान करता है। छोटे एवं सीमांत किसानों की चुनौतियों पर आपको चर्चा करनी है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो एआई होता है वो कृषि में कैसे लाभदायक होता है, और जो छोटे किसान होते हैं उसके लिए ये कैसे चुनौतीपूर्ण होता है। तो एआई जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कृषि में निर्णय लेने में सहायता करता है। एआई मौसम, मिट्टी, वर्षा और फसल संबंधित डेटा का विश्लेषण करती है, यानी कि जितनी जो एआई क्या करती है कि जो मौसम होता है, मिट्टी होती है या वर्षा जो होती है, इससे संबंधित जो डेटा होता है उसका विश्लेषण ये करती है।
इसके आधार पर फसल की संभावित उपज का अनुमान लगाया जाता है। फार्म लेवल की यदि हम बात करें तो किसान खेत स्तर पर उत्पादन का अनुमान लगा सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो जितने भी जो डेटा होते हैं, जब हम उसको एआई को देते हैं तो वो पहले खेती करते टाइम ही वो बता देता है कि आपके उत्पादन होने की संभावना कितनी है। यानी कि आपको कितना उत्पादन होगा इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इससे उर्वरक, सिंचाई, कटाई की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। नेशनल लेवल की यदि हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कुल उत्पादन कितना होगा इसका भी पूर्वानुमान जो होता है वो लगाया जा सकता है। इससे खाद्य सुरक्षा और बाजार प्रबंधन में सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं छोटे किसानों के लिए ये कैसे चुनौतीपूर्ण होता है। तो एआई तकनीकी जो होती है वो सस्ती तो होती नहीं है, वो महंगी होती है। इसलिए जो छोटे किसान होते हैं उसके लिए पहली चुनौती ये आती है कि जो एआई जो तकनीकें होती है वो महंगी होती है। इंटरनेट और बिजली की कमी की बड़ी समस्या है। तकनीक ज्ञान की कमी और एआई अपनाने में बाधा बनती है। छोटे किसानों के पास पर्याप्त डिजिटल संसाधन नहीं होते हैं। एआई कृषि को अधिक उत्पादक बनाती है, लेकिन उसके लिए जागरूकता और संसाधनों की आवश्यकता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये सब क्या है कि छोटे किसानों के लिए समस्याएं होती है। इनको जो छोटे किसान होते हैं उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि वो एआई का यूज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में तो। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मशीन लर्निंग एआई को कैसे सक्षम बनाती है। स्वचालित फसल प्रबंधन तथा कटाई पश्चात प्रोसेसिंग में एआई की अवधारणा आपको इसमें समझानी है। तो मशीन लर्निंग क्या है कि जो एआई होती है उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा होती है, जिसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर डेटा से सीखता है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है, जैसे एआई की यदि हम बात करते हैं तो एआई क्या करता है, उसको डेटा दिया जाता है, उससे वो सीखता है और उस उसी को हम क्या कहते हैं मशीन लर्निंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं कि हम जैसे कोई डेटा देते हैं। यानी कि यदि हम चैट जीपीटी की बात करें तो उसमें हम जैसे कोई डेटा देते हैं तो उससे वो अनुभव प्राप्त करके वापस आपको रिप्लाई करता है। मशीन लर्निंग एआई को अधिक बुद्धिमान और सटीक बनाता है। ऑटो ऑटोनॉमस क्रॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, एआई फसल की निगरानी, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन में सहायता करता है। यानी कि जो मोनोटोरिंग क्रॉप मॉनिटरिंग होगी, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का काम कौन करता है, एआई करता है। सेंसर और ड्रोन जो होते हैं खेत की जानकारी एकत्रित करते हैं और एआई प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर उचित सलाह देता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सेंसर होते हैं, ड्रोन होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि खेत में जितने भी जो डेटा होते हैं उसको एकत्रित करते हैं, उसको एआई को देते हैं। एआई उसका क्या है कि विश्लेषण करके जो उपयुक्त जो सलाह होती है, सही सलाह जो होती है वो देने का काम करती है। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि कटाई के बाद प्रोसेसिंग की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एआई क्या करती है कि फलों की और सब्जियों में ग्रेडिंग तथा छटाई में उपयोग होती है। यानी कि जो ग्रेडिंग की जो प्रक्रिया होती है या सॉर्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें एआई जो होती है वो हेल्प करती है। इससे गुणवत्ता में सुधार और नुकसान में कमी आती है। मशीन लर्निंग और एआई कृषि को आधुनिक, कुशल और लाभदायक बना रहे हैं। यानी कि जो मशीन लर्निंग होती है, जिसमें हम मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है कि जो एआई होती है उसको हम डेटा देते हैं, डेटा से वो क्या है कि सीखती है, यानी कि उससे अनुभव प्राप्त करती है और उसी से वापस वो आपको उपयुक्त सलाह देती है। तो ये होता है मशीन लर्निंग। और ये एग्रीकल्चर में किस तरह से उपयोग लाभदायक है ये भी हमने चर्चा कर ली। और जो कटाई के बाद जो प्रोसेसिंग की क्रिया होती है उसमें किस तरीके से ये मदद करती है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपके लास्ट क्वेश्चन जो आता है जिसमें आपको 2 से ढाई पेज में आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके आता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यों का विस्तार आपसे आपको इसमें वर्णन करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी कि कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो कंप्यूटर होता है वो सही प्रकार से काम नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता, वो आवश्यकता क्या है इसकी कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोग्रामों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेटा तथा फाइलों को प्रबंधन, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम, यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसके हम कहते हैं प्रक्रिया प्रबंधन।
ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, यानी कि प्रक्रिया को, यानी कि जो प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित करता है। ये निर्धारित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा, कौन सा प्रोग्राम बाद में चलेगा। इसका निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर आपका आता है मेमोरी प्रबंधन। मेमोरी प्रबंधन में क्या होता है कि मेमोरी का आवंटन तथा नियंत्रण करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रत्येक प्रोग्राम को आवश्यक मेमोरी प्रदान करता है। फिर आता है आपके फाइल प्रबंधन, जिसमें फाइल को बनाना, हटाना, व्यवस्थित करने आसान हो जाता है। डिवाइस प्रबंधन में क्या आता है कि जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर या अन्य उपकरण जो होते हैं उनको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जैसे पासवर्ड वगैरह जो होते हैं, सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस में क्या होता है कि जो कंप्यूटर से संवाद, जो बातचीत करने में सहायता करता है, यानी कि जो मनुष्य की जो भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, और मशीनी भाषा को वापस आसान बनाकर जब उपयोगकर्ता के समझ आने योग्य जो भाषा होती है उसमें बदलने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो सभी संसाधन जो होते हैं, जो सभी रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मैनेजमेंट करने का काम करता है। जो एक प्रकार से कहें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो सिस्टम जो होता है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है उसको ऑपरेट करने का काम करता है, उसको चलाने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो कंप्यूटर चलाना संभव नहीं है, या सही तरीके से कहें कि वो काम नहीं कर सकता है। फिर आपके आते हैं मेमोरी के बारे में। आपको इसमें पूछा गया है कि मेमोरी के जो पदानुक्रम बनाइए, यानी कि वो किस तरीके से काम करती है, प्रकार की मेमोरी होती है, प्रत्येक प्रकार की मेमोरी और उसके कार्यों के बारे में आपको इसमें बताना है। तो कंप्यूटर मेमोरी की गति, क्षमता, लागत के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है रजिस्टर्स, केस मेमोरी, मेन मेमोरी जो होती है रैम, इसके बाद आती है रोम, और फिर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें जो पेन ड्राइव होते हैं, ये जो एसिड वगैरह जो होती है, एसएसडी हो गई, एसडीडी, ये सब किसमें आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपकी आती है रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी होती है। इनमें जो होते हैं अस्थायी डेटा इसमें रखा जाता है। फिर आता है आपके कैश मेमोरी, जो सीपीयू और रैम, यानी कि सीपीयू होता है और रैम होता है, इन दोनों के बीच में स्थित होती है। इसमें भी बार-बार जो उपयोग होने वाला जो डेटा होता है वो इसमें स्थित रहता है। यह है कि एक प्रकार से कहेंगे जो बार-बार उपयोग करने वाला जो डेटा इसमें संग्रहित किया जाता है, किसमें? कैश मेमोरी में, जो कहाँ स्थित होती है? सीपीयू और जो रैम होती है उसके बीच में ये आपके स्थित होती है। फिर आपके आता है मेन मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रैम। ये क्या करती है कि प्राथमिक मेमोरी होती है, और इसमें क्या होता है, जो वर्तमान में जो चल रहे प्रोग्राम होते हैं वो डेटा जो होता है वो संग्रहित किया जाता है। जैसे ही लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद होता है, तो ये जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, मिट जाता है, यानी कि जो वर्तमान में जो डेटा कंप्यूटर में उपयोग किया जा रहा है उसको संग्रहित करने का काम कौन करता है? रैम होता है, जो मेन मेमोरी जो होती है वो करती है। रोम क्या करती है कि ये स्थायी मेमोरी होती है। इसमें सिस्टम प्रारंभ करने के लिए निर्देश संग्रहित होते हैं, यानी कि जो रैम रोम जो होती है उसमें स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो फाइल्स वगैरह जो होती है वो इसमें संग्रहित होती है। भले कंप्यूटर आज बंद हो, भले वो 10 दिन बाद वापस ओपन करेंगे, तो ये जो फाइल्स वगैरह होती है वो आपको जैसी आपने उसमें सेव की थी वैसी की वैसी आपको वापस मिल जाती है। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी, पेन ड्राइव, द्वितीय मेमोरी की ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। ये डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। वर्किंग ऑफ मेमोरी की यदि हम बात करें तो सब सीपीयू जो होता है वो सबसे पहले रजिस्टर या कैश मेमोरी में डेटा खोजता है। यदि डेटा वहां नहीं मिलता है तो वो रैम में खोजता है। आवश्यकता होने पर डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाया जाता है, और मेमोरी पदानुक्रम कंप्यूटर की गति और कार्य क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी का काम किस तरीके से होता है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो मेम जो सीपीयू होता है वो सबसे पहले डेटा को कहाँ खोजता है? वो खोजता है जो रजिस्टर और जो कैश मेमोरी होती है वहां पे खोजता है। यदि वहां पे डेटा उसको नहीं मिलता है तो वो रैम में खोजता है। यदि रैम में भी नहीं मिलता है तो वो आवश्यकता पड़ने पर जो सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, जो कैसेट वगैरह जो होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है, इनसे वापस जो डेटा रैम तक लाने का काम करता है। इसके बाद जो आपके आता है कि ई एग्रीकल्चर की अवधारणा और उसके स्तंभों के बारे में समझाइए। कृषि में उपयोगी 5 स्मार्ट
फोन अनुप्रयोग यानी कि इसमें जो ऐप होते हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। और इसमें ई एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी अवधारणा और उसके स्तंभ यानी पिलर्स की आपको इसमें बात करनी है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ई एग्रीकल्चर की, जिसमें कृषि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग वो ही क्या कहते हैं, ई एग्रीकल्चर या ई कृषि हम इसको कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स जो होते हैं, उसको सही जानकारी सही समय तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ई एग्रीकल्चर का होता है। पिलर्स ऑफ ई एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें यानी कि इसके स्तंभों की यदि हम बात करें, जिसमें पहला आता है इंफॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आईसीटी अवसंरचना की होती है, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और कंप्यूटर जैसी जो सुविधाएं होती है वो सब इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है आपके कंटेंट दूसरा स्तंभ, जिसमें कृषि संबंधी जो उपयोगी जानकारी और सलाह दी जाती है। तीसरा आपके आता है लोग यानी कि पीपल्स जो होते हैं, किसान, वैज्ञानिक, विशेष विस्तार कार्यकर्ता या विशेषज्ञ जो सब इसमें आते हैं। पॉलिसी वगैरह, पॉलिसी यानी नीतियां वगैरह जो होती है वो सब इसके अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं 5 ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन की जो एग्रीकल्चर में काम लिए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है किसान सुविधा ऐप, यानी जिसमें क्या होता है कि किसानों को सुविधा ऐप, मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये किसानों के लिए बनाया गया है। जिसमें मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है, यानी कि मौसम कैसा रहने वाला है इसके बारे में बताया जाता है। बाजार के बारे में बताया जाता है, यानी बाजार में किस क्रॉप का या किस फसल का क्या भाव चल रहा है इसके बारे में बताया जाता है। कृषि सलाह भी इसमें दी जाती है। फिर आपका आता है पूसा कृषि है, जिसमें आपके नई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में बताया जाता है। पीएम किसान ऐप क्या होता है कि जो पीएम किसान नाम से पता चल रहा है कि जो पीएम किसान जो योजना होती है उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, पीएम किसान ऐप पर मिलती है। एग्री मार्केट ऐप, इसका क्या मतलब होगा, जो आसपास के जो मार्केट होते हैं, मंडियां जो होती है उसमें क्या भाव चल रहा है, किस फसल का क्या भाव चल रहा है, वो अपडेट यहाँ पे मिलती है आपको एग्री मार्केट ऐप में मिलती है। मेघदूत ऐप, मेघदूत का नाम से पता चलेगा, मेघ यानी जो बादल होते हैं, वर्षा जो होती है उससे रिलेटेड यानी कि मौसम आधारित कृषि सलाह देने का काम कौन करता है, मेघदूत ऐप करता है। ई कृषि किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कृषि को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाती है, यानी कि जो प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल जो बनाने का काम कौन करता है, ई एग्रीकल्चर करता है, जो कृषि को बढ़ावा देता है यानी कि कृषि को लाभदायक और अधिक उत्पादक बनाने का काम करता है। तो ये जो हमारा आज की क्लास थी जिसमें हमने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की चर्चा की, आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें जितने भी जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आप विशेषतः याद कर लें, इनके नोट्स जो है वो साथ साथ बना लें। और ये आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।